हेलो क्लास ट्वेल्थ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वैद्युत अपघटनी सेल, जिसमें हमने दो एस्पेक्ट पढ़ने थे। पहला था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव, और दूसरा था क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब ये क्या है, देखिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमने क्या बात की थी कि कौन सा पदार्थ एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होगा, जो हम पिछले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं कि कौन सा पदार्थ एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा पदार्थ कैथोड पर रिड्यूस होगा। दैट मीन्स कि जो एनोड प्रोडक्ट और जो कैथोड प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से ये ज्ञात करते हैं कि एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पर कौन रिड्यूस होगा। ठीक, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि एनोड और कैथोड पर जो ये पदार्थ मिल रहे हैं, इन पदार्थों का वेट क्या होगा, अगर वो सॉलिड है तो उसका वेट क्या होगा, अगर वह गैस के फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, या इनके मोल्स के बारे में कैलकुलेशन पूछी जा सकती है आपसे कि एनोड पर, जैसे हमने मोल्टन NaCl के केस में देखा था कि वहां एक सोडियम धातु मिल रही थी, दूसरा आपका क्लोरीन गैस मिल रही थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी क्लोरीन गैस निकलेगी और कितना सोडियम इकट्ठा होगा। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हम क्या बात करते हैं कि वेट ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो निकाले जाते हैं वेट, वॉल्यूम और मोल्स, ये निकाले जाते हैं फैराडे के नियम की सहायता से। तो माइकल फैराडे ने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पदार्थ एकत्रित होता है और उसमें जो आवेश प्रवाहित किया जाता है, उनके मध्य एक संबंध दिया था, जिनको हम फैराडे के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फैराडे के दो नियम थे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम फैराडे के प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। तो यह है आपका फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना, जैसे सोडियम इकट्ठा हो रहा है, तो ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात जितना ज्यादा आवेश आप प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा पदार्थ एकत्रित होगा। ठीक, तो ये कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार W हो और उसमें Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो, तो ये कहता है कि W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q, कि किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का जो भार होगा वो किसके बराबर होगा? उस इलेक्ट्रोड या उस सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का ये साइन हटाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट लगता है। ठीक, अलग अलग प्रकार से उसको दिखाया जाता है। यहाँ केमिस्ट्री में फैराडे ने उसको Z से दिखाया गया था, तो W बराबर Z इंटू Q, एक फॉर्मूला ये बना W इज इक्वल टू Z इंटू Q, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, कि कितनी धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई, उन दोनों का गुणनफल क्या होता है? आवेश। तो हम Q की जगह पर IT लिख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर Z इंटू I इंटू T, W बराबर ZIT। अब ये जो Z है, इस Z को कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक,
वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, देखिए उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ठीक है ना, अगर हम यहां से Z की वैल्यू निकालना चाहें तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू। यही है। हम मान के चलते हैं यदि उस सेल में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा हो, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, हम मान के चल रहे हैं कि उस सेल में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम। जब आप Q की जगह पर 1 कूलाम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू W। यानी Z और W एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, जब उस सेल में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो हम सीधे सीधे इस Z की परिभाषा यहां पर दे सकते हैं। कैसे, हम कहते हैं कि यदि किसी परिपथ में या यदि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का जितना भी भार एकत्रित होगा वही भार क्या कहलाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। जैसे मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूं, लेकिन इसको निकालने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है ना, हम ज्ञात करेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलाम या 1 फैराडे, 1 FB कहते हैं इसको। जो 96,500 वैल्यू है इसको 1 फैराडे भी कहा जाता है। अब ये आया कहां से, ये वैल्यू कहां से आई, हम वो ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब हम कहते हैं कि 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है ना, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यह आएगा 96,472 के अप्रॉक्स, इतने कूलाम। और जो आंकिक प्रश्न है या जो आंकिक गणनाएं हैं उनको सरल करने के लिए इसको लगभग, रसायन विज्ञान में इसको लगभग माना गया है 96,500 कूलाम। ठीक है ना, तो राउंड ऑफ करके इसको रसायन विज्ञान की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है जिसको हम IUPAC कहते हैं, उन्होंने इसकी एक वैल्यू दे दी है अप्रॉक्स करके 96,500। तो आपको ये याद करना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक, अब हम Z की वैल्यू निकालते हैं। जैसे सपोज करो, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हमने मोल्टन NaCl वाला केस देखा था, तो वहां पर क्या हो रहा था, देखिए मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक हाफ इक्वेशन लिख रहा हूं। Na पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर ये क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या देता है, 1 मोल सोडियम धातु। यही है ना कि सोडियम आयन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और 1 मोल सोडियम दे दिया। ये क्या है, 1 मोल है इलेक्ट्रॉन के और 1 मोल क्या दिया, सोडियम। अब हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो मात्रा है देखिए, है ना। अब हम आवेश की बात करते हैं। हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 96,500 कूलाम। ये तो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 96,500 कूलाम। अब 96,500 कूलाम आवेश से कितना सोडियम इकट्ठा हो रहा है, 1 मोल। और 1 मोल सोडियम का भार, ये ध्यान देना, किसी भी पदार्थ के या किसी तत्व के 1 मोल का भार कितना होता है, जितना उसका परमाणु भार होता है। तो सोडियम के 1 मोल का भार कितना हो गया, 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 ग्राम। यानी 96,500 कूलाम आवेश जब हम प्रवाहित कर रहे हैं उस वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर, तो क्या हो रहा है, 23 ग्राम आपको सोडियम मिल रहा है। लेकिन आपने Z की वैल्यू निकालनी है, तो Z की वैल्यू निकालने के लिए आवेश कितना लेना पड़ता है, 1 कूलाम। अब हम सीधे सीधे करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो 96,500 कूलाम
आवेश द्वारा एकत्रित सोडियम बराबर कितना 23 ग्राम। क्योंकि हमको जेड की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे 1 कूलाम आवेश द्वारा एकत्रित सोडियम कितना हो जाएगा 23/96,500 कूलाम, यही तो होगा। और ये जो वैल्यू है इसको जब कैलकुलेट करोगे यही वैल्यू किसकी कहलाएगी, जेड की वैल्यू। क्योंकि 1 कूलाम आवेश द्वारा जितना भी भार एकत्रित होता है वो क्या कहलाता है, जेड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज करो हम Mg2 पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए 2 मोल और एक किस में कन्वर्ट हो गया Mg में। अब यहां पर भी वही है, देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना ग्राम मिलेगा, यानी हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद 1 मोल मैग्नीशियम मिल रहा है। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी 2 × 96,500 कितना दे रहा है आपका 1 मोल मैग्नीशियम यानी 24 ग्राम। तो हम यहां भी वही करेंगे, 2 × 96,500 कूलाम आवेश द्वारा एकत्रित सोडियम द्वारा मैग्नीशियम, एकत्रित मैग्नीशियम कितना 24 ग्राम। हम कितने पे निकालेंगे, 1 कूलाम आवेश द्वारा एकत्रित मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 24/96,500 गुणा 2, यही तो है 24/96,500 गुणा 2। ये जो भी वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू हो जाएगी, जेड की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम कहें जेड, अगर हम सिंपली जेड के लिए फॉर्मूला निकालें तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से फॉर्मूला निकाल लो। 24 क्या है उसका परमाणु भार, परमाणु भार को माना हम ए से दिखाते हैं, ठीक है ना, बट्टे 96,500 गुणा एन। एन क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए या डोनेट किए, जो भी है ये इलेक्ट्रॉन है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जेड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी के लिए भी जेड कैसे निकलता है, A/96,500 गुणा एन। अब A/n जो होता है, देखिए अभी इसमें एक चीज और बताता हूं, यहाँ पर छोटा सा रिलेशन। अभी हमने क्या निकाला, जेड इज इक्वल टू A/n गुणा 96,500, यही होता है ना। अब चूंकि A/n अर्थात A क्या है परमाणु भार, A क्या है परमाणु भार, बट्टे N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोजकता, यही तो है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, सोडियम की संयोजकता 1 है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो परमाणु भार बट्टे संयोजकता बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, बराबर तुल्यांकी भार, जिसको हम ई से शो करते हैं। तो A/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू E/96,500 कूलाम। इसकी आवश्यकता आपको फैराडे के द्वितीय नियम में पड़ेगी, या हम इसको कह सकते हैं E इज इक्वल टू जेड इंटू 96,500। तो आप तुल्यांकी भार की गणना, अगर आपको जेड दिया है तो आप तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं, और तुल्यांकी भार दिया है तो आप जेड की गणना भी कर सकते हैं। तो ये था आपका फैराडे का प्रथम नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम फैराडे के द्वितीय नियम पर बात करेंगे। थैंक यू।